नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मत्स्य योजना के अंतर्गत हैचरी व तालाब निर्माण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए राज्य सरकार दे रही है अनुदान। किसान भाई रवि से पूर्व दलहन की फसलों का कर सकते हैं बीजारोपण और बर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कर लागत से दुगुना मुनाफा कमाकर सफल महिला किसान बनी वैशाली जिले के सेंदुआरी की आशा देवी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए राज्य सरकार मत्स्य योजना के अंतर्गत हैचरी तालाब निर्माण के लिए अनुदान दे रही है। जो किसान भाई इसका लाभ लेने के लिए इच्छुक हैं, वे नजदीक के मत्स्य निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए बहुत अच्छी योजना नर्सरी तालाब बनाने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालक भाई अपने निजी जमीन में 0.5 हेक्टेयर जल क्षेत्र का नर्सरी तालाब का निर्माण कर सकते हैं। इसकी इकाई लागत 1,51,000 रुपये है और उसमें अनुदान 1,35,900 रुपये के लगभग है। 90% अनुदान इस योजना अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने ज़मीन में नर्सरी तालाब का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी के तालाब निर्माण होने के उपरांत सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित हेतु राज्य सरकार के द्वारा ट्यूबवेल एवं पंप सेट की भी योजना चलाई जा रही है। आप अपने नर्सरी तालाब के बांध पर ट्यूबवेल का निर्माण कर सकते हैं। ट्यूबवेल हेतु इकाई लागत 50,000 रुपये है तथा उसका 90% अनुदान अर्थात 45,000 रुपया अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह पंपसेट हेतु 25,000 इकाई लागत है जिसका 90% अनुदान दिया जा रहा है। किसान भाइयों, दलहन की फसलों की मांग को देखते हुए अभी रबी से पूर्व दलहन की फसलों का बीजारोपण आप कर सकते हैं। इस फसल की बुआई के पूर्व प्रभेद का चुनाव अवश्य कर लें। ये है वैशाली जिले के सेंदुआरी की सफल महिला किसान आशा देवी। इन्होंने बर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कर लागत से दुगुना मुनाफा कमाया है। आइए इनसे मिलते हैं। लागत 3 लाख रुपया लगा था, फायदा 50,000 रुपया फायदा हो रहा है सालाना। माउंट हेरो डिस्क यंत्र ट्रैक्टर से जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। इससे मिट्टी को भुरभुरी करने में मदद मिलती है। इससे फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और समय और श्रम दोनों की बचत होती है। किसान भाइयों, बरसात के समय खेतों में घास फूस ज्यादा होने लगता है, इसलिए अभी के मौसम में धान की खेती की निकाई गुड़ाई अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही साथ जल प्रबंधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों, चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मंडी भाव में अब हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाजार समिति, जहां जानते हैं आलू और प्याज के भाव। आलू यूपी का सफेद 720 से लेकर 740 रुपए कुंटल है। आलू लाल सीवन 850 से 900 रुपए कुंटल यूपी वाला। आलू लाल गुलाल सुंदरी आलू जिसको कहते हैं 1000 से लेकर 1020 रुपए कुंटल है। नासिक का प्याज 50 से 52 रुपए कुंटल है और लोकल जो प्याज पटना का है या बिहार का है वो 44 से 48 रुपए कुंटल का है। आने वाला दिन जो प्याज का दाम अब बढ़ने का संभावना नहीं है। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल पटना और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है।
दर्शकों, अभी आपने खेती के नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अपने यहाँ तिलहन की खेती बहुतायत मात्रा में होती है, जिसमें तोरी की खेती को लेकर हमारे किसान बंधु बहुत ही सजग रहते हैं और बहुत पर्याप्त मात्रा में इसकी खेती करते हैं। और ये इसकी खेती को लेकर एक बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए कोई खास भूमि की ज़रूरत नहीं, उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर तरह की भूमि में इसका उपज हो सकता है। तो इसी विषय को लेकर कि कैसे हम बहुतायत मात्रा में तोरी की खेती कर सकते हैं, और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान लोहिया नगर पटना में। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में सर हम आपका स्वागत करते हैं। किसान भाई नमस्कार। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे बिहार में जो तिलहन की खेती को लेकर जो मामला है, किस तरह की खेती की जा रही है, अभी किस तरह का फसल तिलहन में लिया जा रहा है? बिहार में रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों, राई एवं तोरिया प्रमुख फसल है। तोरिया फसल की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि यह बहुत कम अवधि में करीब 90 से 100 दिन में तैयार होने वाली फसल है। इसीलिए इसे किसान भाई आप आगात खरीफ फसल तथा रबी फसल के बीच में एक कैच क्रॉप के रूप में आप ले सकते हैं। इस साल जो मानसून का माहौल बन रहा है, उस हालात में बहुत सारे किसान भाई आशा भी हो सकता है कि अपने खेत में खरीफ धान की बुआई नहीं किए होंगे, रोपनी नहीं किए होंगे। इस हालात में आप गेहूं लेने के पहले तोरिया फसल आप ले सकते हैं। इसके लिए जो ज़मीन का चयन करेंगे, उसमें सिंचाई से ज़्यादा आवश्यकता इस बात पर देनी है कि उसमें जल निकास का समुचित प्रबंध हो। चूँकि इसकी बुआई 5 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की जाती है। जैसा आप जानते हैं कि सितंबर में हाथिया नक्षत्र आता है, हो सकता है कि उसमें बारिश हो जाए, और यदि आपके खेत में जल का समुचित निकास नहीं है तो हो सकता है कि फसल बर्बाद हो जाए। इसीलिए इसके ज़मीन के सिलेक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए ऊंचाई ज़मीन दिया जाता है। यह एक बहुत खूबसूरत फसल है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि सिंचित अवस्था, हालांकि यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो एक सिंचाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बुआई का जो समय है वह है 5 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। ये चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक,
श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से। विषय है कि कम समय में कैसे हम तोरियों की अच्छी उत्पादन ले सकें। डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सिंचाई की व्यवस्था नहीं भी हो फिर भी तोरी की खेती बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग अनुशंसित कुछ प्रभेद भी होंगे जो आप बतौर वैज्ञानिक हमारे किसान बंधु को सुझाव भी देते होंगे कि किस तरह का तोरी आप चयन करें, किस तरह के प्रभेद का चयन करें जिससे कि आप बेहतर उत्पादन ले सकें। तो इसमें कौन कौन से प्रभेद हैं इसके बारे में बताएं। हाल के वर्षों में तोरिया की 4-5 प्रभेदें आई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा भी एक प्रभेद विकसित किया गया है जिसका नाम है RAU TA17। इसकी उपज अभी तक जितनी भी प्रभेद है बिहार के लिए अनुशंसित उसमें सबसे अधिक है। यानी इसकी उपज करीब 12 से लेकर के 15 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर मिल सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 90 से लेकर 95 दिन है। इसमें तेल की मात्रा 43% है। दूसरा प्रभेद है वह पांचाली। इसकी परिपक्वता अवधि करीब 95 से 100 दिन है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 40% है। एक और प्रभेद है PT 303। इसकी भी परिपक्वता अवधि करीब वही 95 से लेकर के 100 दिन है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा 43% है। एक और अन्य प्रभेद है जिसका नाम है भवानी। इसकी भी उपज क्षमता 12 से 14 क्विंटल है और इसमें तेल की मात्रा है 40%। पकने की अवधि है 95 से लेकर 100 दिन। तो इन प्रभेदों को आप 5 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अपनी खेत में किसान भाई लगा सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बेहतर उत्पादन के लिए हम खासतौर से आप लोग भी इस बात को रखते हैं कि बीजोपचार हमारे किसान बंधु जरूर करें। तो क्या तोरी को लेकर बीजोपचार की कोई विधि है, कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कितनी दूरी पर इसको बोना चाहिए और बीज दर क्या अभी चल रहा है, किस दर पर अभी बीज हमारे किसान बंधुओं को उपलब्ध हो पा रहा है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। किसी भी फसल से किसान भाई अब चाहते हैं कि भरपूर पैदा मिले, भरपूर उपज मिले, तो उसके लिए 3-4 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें से पहला तो कि प्रभेद के बारे में जिसकी मैं चर्चा कर चुका। दूसरी जो उसके कारक हैं वह है बीज दर, कितनी दूरी पर बुआई की जाए और बीजोपचार कैसे किया जाए। तोरिया की जब भी खेती करने जा रहे हों तो बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। इसमें बुआई की जो दूरी होगा 30 × 10। मेरा कहने का मतलब है कि 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे। बीजोपचार एक बहुत सस्ती विधि है जो कि इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरणीय मित्रवत होने के साथ साथ आपके पॉकेट पर भी कम जोर देता है। हमारा जो तोरी है इसको लेकर जब हम बुआई करते हैं तो कितनी प्रतिशत में खाद हमको देना चाहिए, किस तरह का खाद आप हमारे किसान बंधुओं को बताते हैं, जैविक या रासायनिक खाद किस प्रतिशत में खेतों में जाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि आज की कृषि पद्धति के लिए रासायनिक उर्वरक एक अभिन्न अंग हो गया है। यह जरूरी भी है बढ़ते हुए आबादी को खिलाने के लिए, लेकिन आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जहाँ ज़मीन बंजर होती जा रही है वहाँ पर हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होते जा रहा है, जिसका कि प्रभाव मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ जैविक खादों का भी उपयोग अति आवश्यक है। बुआई के करीब 20-25 दिन पहले आप 4 से लेकर के 6
टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद बुआई के 20-25 दिन पहले खेत में डाल दें और उसे जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद आप 20-25 दिन के बाद आप तोरी की खेती करें। बुआई करते समय पूरी फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के रूप में नत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फेट 40 किलोग्राम एवं पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें से बुआई करते समय आप नत्रजन की आधी मात्रा यानी 30 किलोग्राम तथा फास्फेट एवं पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई करने के पहले अंतिम जुताई के पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देंगे एवं अंतिम जुताई करके उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब पाटा दे करके आप है जो कि तोरिया की बुआई करेंगे। शेष जो नत्रजन की आधी मात्रा बची रह गई यानी 30 किलोग्राम फूल लगने के समय आप खड़ी फसल में उपरिवेशन कर देंगे। तो किसान भाई इन तरीकों को आप जहाँ यदि अपनाते हैं तो जहाँ आपका पॉकेट बचता है वहीं पर आप पर्यावरण को भी कम प्रदूषित करते हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे और आपकी उपज मात्रा में एवं गुणवत्ता में दोनों रूप से उत्तम होगा। ये चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से। विषय है कि कम समय में कैसे हम तोरियों की अच्छी उत्पादन ले सकें। डॉक्टर साहब, तोरी की खेती में खरपतवार भी एक बड़ा प्रभाव डालता है, तो खरपतवार से हम कैसे नियंत्रण पा सकेंगे? और उसके बाद से जो मूल मामला है कि जब हमारा तोरी पक जाए तो कितने दिनों के पहले हमको काट के रख लेना चाहिए, फिर उसके भंडारण की क्या विधि होगी, ये किसान भाई तोरी की फसल में खरपतवार प्रबंधन अब 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास श्रमिक की उपलब्धता हो तो आप निकौनी कर सकते हैं खुरपी के माध्यम से। यदि आपके पास श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो रासायनिक विधि को अपना सकते हैं। बाजार में एक पेंडिमेथलिन 30 EC करके दवा आता है जिसका बाजारू नाम स्टाम्प है। इसका 3 लीटर प्रति हेक्टेयर 500 से लेकर 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद आप मिट्टी पर छिड़काव कर दें। इससे जो भी खरपतवार होगा वह उगेगा नहीं। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक बछनी करना पड़ता है। बछनी मतलब हुआ कि अत्यधिक मात्रा में यदि बीज पड़ गया हो तो उसमें एक जगह एक पौधा रखें, शेष पौधा को आप जो कि खेत से उखाड़ दें और इस तरह से आप उखाड़ें कि पौधे से पौधे की दूरी करीब 10 सेंटीमीटर बना रहे। दूसरी बात हुई कि जल प्रबंधन। इसमें ऐसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि फिर भी आपके पास सिंचाई का व्यवस्था हो तो फूल लगने के पहले एक सिंचाई दे सकते हैं। जहाँ तक कटनी के सवाल है तो जब 75% फलियाँ पौध इस सुनहरे रंग का हो जाए तो कटनी कर दें। देर नहीं करें, देर करने पर उसमें बीज झड़ेंगे जिससे कि आपका उपज प्रभावित होगा और अच्छी तरह से फसल को यानी कटे हुए पौधा को सुखा करके धूप में सुखा करके उसे दौनी कर लें और
दाना को अच्छी तरह से कड़ी धूप में सुखाकर उसे भंडारित कर लें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान बंधुओं को कम समय में कैसे तोरी का बेहतर उत्पादन वो ले सकें, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित 30 करोड़ की लागत से बनने वाले समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किसानों को नए नए तकनीक के साथ साथ मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को कृषि से जोड़ने की योजना की शुरुआत चंपारण से की जा रही है। युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण और उनके लायक कार्य दिया जाएगा। लेकिन सीड प्रोडक्शन के लिए उसी प्रकार से किसानों का समूह बनाकर बिहार को विशेष पैकेज के रूप में 300 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने दिया है। उस काम को भी यहाँ शेयर किया जाएगा। सारण के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे और मगध के अंदर हम एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे। 4 कॉलेज और केला पर एक बड़ा अनुसंधान केंद्र गोरौन में स्थापित करेंगे और जमीन मिलने की प्रक्रिया है। कॉलेज के लिए अभी जमीन मिला नहीं है। 4 महीने बाद विश्वास करिए निश्चित रूप से मिल जाएगा और प्रारंभ होगा 4 महीने बाद। किसान भाइयों बहनों, मैं आज इस मूड में आपसे बात कर रहा हूँ कि कृषि के प्रति रुचि बढ़ाएं।